किरणपुंज हो गया था। प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10 का है ये, फिजिक्स। भौतिकी। इसका कल कुछ हम लोग देखे थे, और इसमें देखे थे कि प्रकाश किसे कहते हैं, किरण क्या होता है, ये सब चीज को हम लोग देखे थे। भौतिकी के अंदर क्या होता है कि नहीं, इसका थोड़ा सा परिचय लिए थे। किरणपुंज हम लोग देखे थे, और किरणपुंज जो होता है, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। उसके बाद अभी हम लोग को देखना है कि किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरणपुंज हो गया 3 प्रकार का। कितना प्रकार का? किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अपसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज, और ये दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बार बार गलती से कुछ ये कुछ वो हो जाता है कि नहीं। इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसका क्या होता है। इसका पहले ढांचा देख लेते हैं कैसा होता है। अभिसारी किरणपुंज क्या होता है कि एक बिंदु स्रोत पर आकर के प्रकाश मिलता है, एकत्रित होता है। बात समझ में आई? जैसे जो लेजर लाइट देखता होगा, लेजर लाइट में क्या करता है, बहुत दूर तक दिखाई देता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि बहुत सारा प्रकाश को वो एक जगह, एक बिंदु पॉइंट पर वो कर देता है। उसको क्या कह देंगे? अभिसारी किरणपुंज। उसके बाद एक बिंदु स्रोत पर आकर के मिल जाता है तो वो अभिसारी हो जाएगा। और अगर वो सीधा सीधा जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? समांतर किरणपुंज। तो एक अगर मिलता है तो एक निकलता भी तो होगा। एक बिंदु स्रोत से अगर प्रकाश निकलेगा तो उसको क्या कहेंगे? अपसारी किरणपुंज। इसको समझने के लिए एक हम लोग ट्रिक करते हैं प्रयास। इसको क्या होता है इसमें कि मान लो तुम स्कूल आए, विभिन्न जगहों से आओगे, कोई कहां से, कोई कहां से, कोई कहां से, कोचिंग ही आया, कहीं ना कहीं से तो आएगा, है कि नहीं। एक जगह इकट्ठा हो गया, उसके बाद तुम क्या करोगे? प्रार्थना, स्कूल में, है कि नहीं। स्कूल में प्रार्थना हुआ, पढ़ाई हुआ, उसके बाद तुम चले गया फिर वापस जहां से आए हो। तो समझ में आ रहा है कि अभी सारी किरण पुंज में एक जगह मिलेगा। इमेजिन करो ऐसा कि मिलेगा या मिल रहा होगा। इसमें समांतर होगी किरण पुंज, और इसका क्या होगा? एक बिंदु स्रोत से निकलेगा। तो इसके मतलब तीनों हम लोग लिख लेंगे। इसका अभी सारी किरण पुंज लिखो और अंडरलाइन डैश करो। अभी सारी किरण पुंज लिख करके अंडरलाइन डैश कीजिए। हो गया? लिखो। अभी सारी किरण पुंज में, अभी सारी किरण पुंज में प्रकाश एक बिंदु स्रोत पर, प्रकाश एक बिंदु स्रोत पर, प्रकाश एक बिंदु स्रोत पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। या मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है। हो गया?
आगे लिखिए समांतर किरण पुंज। हाँ, दूसरा है समांतर किरण पुंज, नीचे, और फिर अंडरलाइन डैश करो। लिखिए समांतर किरण पुंज में समांतर किरण पुंज में प्रकाश एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। हो गया? अगला पॉइंट लिखो, अपसारी किरण पुंज। आ जाओ, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज लिख करके अंडरलाइन डैश करिए। लाओ इधर। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश एक बिंदु स्रोत से अपसारी किरण पुंज में प्रकाश एक बिंदु स्रोत से फैलती हुई नजर आती है। फैलती हुई प्रतीत होती है किरण पुंज में। फैलती हुई प्रतीत होती है या फैलती है। हो गया? चलिए, समझ में आया बात? तो किरण पुंज कितना हो गया? 3 हो गया। यही ज्यादा याद रखना है कि अभिसारी अपसारी हमेशा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे कि अभिसारी जो है थोड़ा सा उससे ज्यादा वर्ड भी थोड़ा सा इसमें जो है ज्यादा है, अभिसारी, वो अपसारी थोड़ा कम है। तो इसमें जो होगा क्या होगा, एक बिंदु स्रोत पर आकर के मिलेगा और उसमें एक बिंदु स्रोत से निकलेगा। यही याद रखना है ज्यादा। समांतर तो ऐसे भी याद रह जाएगा। अब जो है पदार्थ को बांटा गया है पारदर्शिता के आधार पर। पारदर्शिता के आधार पर इसको 3 भाग में बांट दिया। पदार्थ का विभाजन पारदर्शिता के आधार पर, मतलब ये इसको भी 3 भाग में बांटा गया। हालांकि पहले भी ये पढ़ा हुआ है सारा चीज। एक क्या होता है, एक होता है पारदर्शी, एक होता है पारभासी, जिसको अर्ध पारदर्शी भी कह सकते हैं, इसको अर्ध पारदर्शी भी कहते हैं। एक होता है अपारदर्शी। ठीक है? तो पारदर्शिता के आधार पर कितने भाग में बांट दिया पदार्थ को? 3 भाग में। और वो 3 भाग क्या क्या है? पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी में क्या होगा? एक पारदर्शी में होता है एक चीजों को हम आर पार देख सकते हैं। जैसे शीशा में तुम इस पार से उस पार आराम से देख सकते हो, लेकिन वही अगर शीशा घिसा हुआ है तो तुमको पूरा पूरा नहीं दिखेगा, तो उसको अर्ध पारदर्शी बोलते हैं। बात समझ आ रही है? कुछ कुछ ऐसा चीज है जो
एकदम नहीं दिखता। जैसे पेंट कर दिया शीशा को, शीशा को पेंट कर दिया पीछे, तो वो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं। तो वो दर्पण बन जाएगा जिसमें तो अपना मुंह देखता है। बस समझ आ रही है। तो पारदर्शी में क्या होगा, इस पार से उस पार आराम से दिख जाता है। पारभासी में थोड़ा कम दिखेगा, जैसे तेल लगा हुआ कागज। निमकी जब बाजार में जाते हो तुम लोग खरीद लेता है, तो देखता होगा निमकी 2-4 मिनट उसमें धरले रह जाता है, उसके बाद उसमें तेल लग जाता है कागज में। अब वो कागज देखना थोड़ा सा जो है पारदर्शी हो जाता है, मतलब वो दिखने लगेगा, इपार ऊपर देखना चाहो तुम देख सकते हो, थोड़ा कम दिखेगा पर दिख जाएगा। अपारदर्शी का उदाहरण क्या हो सकता है, लोहा हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, ये सब क्या होगा, अपारदर्शी। तो पारदर्शी लिख करके अंडरलाइन डैश करिए। पारदर्शी लिख करके अंडरलाइन डैश करिए। हो गया। लिखो, वे पदार्थ जिनसे होकर जिनसे होकर प्रकाश आसानी से जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, जैसे हवा, पानी, कांच इत्यादि। ठीक है। दूसरा लिखिए, पारभासी लिख करके अंडरलाइन डैश करो। पारभासी लिख करके अंडरलाइन डैश कीजिए। वे पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के एक छोटे से भाग प्रकाश के एक छोटे से भाग ही पार कर पाता है, एक छोटे से भाग ही पार कर पाता है। जैसे बलून, तेल लगा कागज, घना धुआं, कोहरा, रक्त, रक्त मतलब ब्लड, ब्लड, हाँ, कोहरा इत्यादि। कोहरा मतलब क्या कहते हैं उसको रे, कुहा, कुहा। हाँ, चलिए आगे। अपारदर्शी लिख करके अंडरलाइन डैश कर।
रेडी? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल पार नहीं कर पाती, प्रकाश बिल्कुल पार नहीं कर पाती। जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, कुछ भी लिख दो ना, चलेगा ना सारा। अलकतरा, इत्यादि। हो गया? कुछ भी। अब देखिए, एक बार फिर से रिवीजन में मार लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भौतिकी क्या है, ठीक है, कल। उसके बाद हम लोग प्रकाश देखे, और प्रकाश के साथ साथ हम लोग किरण देखे, और किरण के साथ किसको देखे? किरण पुंज देखे। उसके बाद पता चला कि किरण पुंज 3 भाग में है, अभिसारी, समांतर और अपसारी। अभिसारी किरण पुंज में क्या हुआ? प्रकाश एक बिंदु स्रोत पर आकर के मिला। समांतर में क्या हुआ? प्रकाश एक दूसरे के समांतर रहेगा। अभी अपसारी में प्रकाश एक बिंदु स्रोत से फैलता हुआ नजर आता है या फैलता है। इसको याद रखने के लिए हम लोग ने क्या किया? ऐसे याद रखा कि मान के चलो कि ये तुम स्कूल आए विभिन्न जगहों से, उसके बाद तुम प्रार्थना किया, उसके बाद तुम पढ़ाई लिखाई करके चला गया, तो अभिसारी समांतर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ का रूप, इसमें भी 3 रूप था, है कि नहीं? तो एक था पारदर्शी, एक था पारभासी, और एक था अपारदर्शी। यहां तक में कोई परेशानी है तो बोलो, यहां तक में कोई परेशानी है तो बोलो। नहीं है? नहीं है, ठीक है, फिर तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या नहीं लिखा रही? अब हम लोग देखे हैं चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, है ना। अब थोड़ा थोड़ा प्रयास करो समझने। प्रकाश का परावर्तन अभी तक जो पढ़े वो इस चैप्टर का ABCD था। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का मतलब है किसी भी चमकीले सतह से टकरा कर प्रकाश लौट जाने की क्रिया को हम लोग प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। कोई भी वो चमकीला सतह हो सकता है। यही कारण है ना कि चंद्रमा को हम लोग देख पाते हैं। चंद्रमा को जो पृथ्वी वाला आदमी देखता है उसके पीछे क्या रीजन होगा? यही ना कि मान लो कहीं पे सूर्य है और यहीं पे मान लो कहीं सूर्य है, और ये सूर्य का जो है रोशनी इस पे पड़ा, और ये रोशनी पड़ करके क्या हुआ? परावर्तित हुआ, जो पृथ्वी पर पहुंचा, जिसके कारण हम लोग को पता चलता है कि चंद्रमा एकदम दूध नियर साफ है। जबकि चंद्रमा का अपना प्रकाश है नहीं, वो दूसरे वाला पर फूलता है, अपना उसका कुछ नहीं। तो
प्रकाश का परावर्तन के कारण ही हम लोग उसको देख पाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम लोग कुछ भी चीजों को देख पाते हैं। चंद्रमा छोड़ो, कुछ भी, हम भी अगर आपको देख रहे हैं तो उसके पीछे एक ही लॉजिक है, और वो है प्रकाश का परावर्तन। आप पे जो प्रकाश पड़ रहा है वो प्रकाश परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक आ रही है, इसलिए हम तुमको देख भी पा रहे हैं, है कि नहीं? क्या प्रकाश आंख में होती है? आंख में प्रकाश नहीं होती है। आंख में अगर प्रकाश होती तो रात को हमको टॉर्च का जरूरत नहीं पड़ता, है ना? रात में भी दिख जाता। हमको प्रकाश चाहिए देखने के लिए। हाँ, एक जरिया है जो प्रकाश के चीजों को ही देखता है, आंख, है कि नहीं? इसके अंदर भी लेंस लगा है, और वो लेंस कौन सा है देखेंगे हम लोग आगे चैप्टर में इसमें। जबकि उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? आंख में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? किसी भी चमकीले सतह से टकरा कर लौटना, या किसी भी सतह से टकरा करके लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लिखो, किसी भी, या फिर ऐसे लिखो, प्रकाश के किसी भी वस्तु से टकराकर वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? किसी भी सतह से टकराकर या किसी वस्तु से टकराकर जब प्रकाश लौट जाता है तो उसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब समझते हैं इसको। अगर एक दर्पण है तो इस पे प्रकाश पड़ता है और वो वापस लौट जाता है कि नहीं? इसमें कुछ कुछ बिंदु को हम लोग याद रखेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी बुक में दिया है, देख लेते हैं कि ये जो, अगर ये समतल दर्पण है, मान लो ये समतल दर्पण, ये है समतल दर्पण। जब तक कांच है, शीशा, शीशा के पीछे जब तक पेंट नहीं कराया जाएगा, पेंट नहीं होगा, तब तक वो दर्पण नहीं बनेगा। यानी कि तुम उसे मुंह नहीं देख सकते हो। मुंह देखने के लिए पीछे पेंट करना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? और वो पेंट जो किया जाता है वो क्या चीज का पेंट होता है? क्या चीज का होता है? सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का ही उस पे परत रहता है। और इसके ऊपर ये मान लो बीच वाला सिल्वर नाइट्रेट है, और इसके ऊपर फिर पेंट किया जाता है जो काला, पीला, हरा कोनो रंग दे देता है। जो चमकता है बीच में होता है, वो क्या होता है? बीच में क्या चीज का उस पे होता है? ये सिल्वर नाइट्रेट का। ये याद रखना, सवाल पूछा हुआ है हर बार भी, ठीक है? दर्पण के पीछे कौन सा क्या चीज का पेंट रहता है? तो वो सिल्वर नाइट्रेट का पेंट रहता है, ठीक है? चलो इसको उतार लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे।
तो ये हो गया। और इसका एक और देख लो कि ये मान लो हम लोग यूज करेंगे इसको, ये अगर शीशा लेते हैं तो शीशा के पीछे अगर ऐसे कर दिए हैं, इसका मतलब ये है कि इधर पेंट कर दिए हैं, इससे ये पेंट है, ठीक है ना, ये पेंट किया हुआ है, ये परावर्तक सतह है। ये क्या है? ये परावर्तक सतह, माने यहीं से हम लोग खेला करेंगे, इसी पे प्रकाश आएगी, इसी से प्रकाश लौटेगी। पीछे पेंट किया हुआ, पीछे प्रकाश कभी नहीं आएगा, है ना, आएगा भी तो उधर से परावर्तित नहीं होगा, जब भी होगा सामने से परावर्तित होगा। मिटा दें इसको। प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब परावर्तन जो होता है उसके पीछे कुछ कुछ लॉजिक होता है, वो लॉजिक किस प्रकार से होता है उसको समझते हैं। ये क्या कर रहे हैं? इधर पेंट कर दिए, तो प्रकाश जब भी आएगा कहां से आएगा? ऊपर से। जो आता है उस आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। और जो चल गया लौट करके उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ये दोनों के बीच एक होता है अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। काल्पनिक होता है, इसीलिए हम डॉटेड लाइन से देते हैं। अभिलंब इसको कहते हैं आपतन बिंदु। अब समझिए कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। प्रकाश का परावर्तन का नियम यह कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पे होगा, तीनों एक ही तल पे होगा। ये पहला नियम है। मतलब ये प्रकाश का परावर्तन, जो आपतित किरण आया, जो आने वाली किरण है और लौट जाने वाली किरण, और ये बिंदु, तीनों एक ही तल पे होता है। बिल्कुल होता ही है, उसके पीछे नहीं जाता है। वो जाता है क्या? ये कभी ऐसे नहीं पार करके जाएगा, यहीं से लौट करके वो जाता है। ये पहला नियम हो गया। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या हो गया? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। तल पर मतलब एक ही रहेगा इसका ये सतह, ठीक है ना, ये तीनों। अब आगे क्या कहता है? अभिलंब से अभिलंब से ये आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, है ना, जिसको एंगल आई से इंडिकेट करते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल आई का मतलब है आपतन कोण, आपतन कोण। और अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं एंगल आर। तो इसको लिख देते हैं एंगल आर, परावर्तित कोण। अब समझने वाली बात यह है, देखो इस सब चीज को प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है 8 का बुक में, पर अभी प्रैक्टिकल करना संभव नहीं है क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा चले जाएगा। तो याद रख लेना कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक का भी होता है, ठीक है। अगर चाहो तुम उसमें माप करके दिखाया जा सकता है, उसको प्रैक्टिकल भी किया है। 10 में प्रैक्टिकल नहीं करके बताया, उसी में बताया। तो ये जो है अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जो एंगल आई कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित
किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित कोण, जिसको एंगल आर से इंडिकेट करते हैं। तो दूसरा नियम ये है, पहला नियम तो ये हो गया, और दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण। मतलब क्या कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर। तो इसमें कोई दिक्कत? एकदम इजी है, याद रख लेना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो चीज है। चलो इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे देखते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में कोई दिक्कत है? नियम में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या पढ़े। देखो, आज के क्लास में हम लोग देखे कि किरण पुंज होता है 3 प्रकार का। उसका बैटरी लगा देंगे आज। तो किरण पुंज देख लिए, और प्रकाश के परावर्तन के नियम देखे, है ना? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 3 नियम है। देखो, तो अभी 2 नियम पढ़े, बोलता है 3 नियम है, एक से एक आदि। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, 2 नियम। और वो नियम जो था, पहला नियम लिख दिए और दूसरा नियम भी लिख दिए। पहला नियम ये लिखे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। और दूसरा नियम था कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसमें क्या हुआ कि प्रकाश तिरछा आया तो तिरछा चला गया, यही ना बात हुआ कि और कुछ हुआ? मैंने सूत के आया, सूत के चल गया। तो एक बात बता, खड़ा आएगा तो कैसे जाएगा? प्रकाश अगर लंबवत आ जाए तो क्या होगा? बैठ के जाएगा। प्रकाश अगर लंबवत आता है तो उसी रास्ता में वो लौट जाएगा। मैंने जे गोड़ नहीं से है गोड़ लो तो घूर जो। समस्या ये है, इस पे लिखेंगे, इस पे नोट करना है, क्योंकि सवाल इस पे आता है। सूत के आया तो सूत के जाएगा, और खड़ा आया तो खड़ा जाएगा। चलिए, यदि प्रकाश दर्पण पर लंबवत पड़ता हो, यदि लंबवत पड़ेगा तो क्या होगा? जैसे ये मान लीजिए, ये क्या है? ये शीशा है, दर्पण है, और इस दर्पण को हम पेंट कर दिए पीछे से, और ये प्रकाश की किरण है जो आया, तो इसी रास्ता में वो लौट जाएगा। तो इसका एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर 0, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर इसका कुछ है ही नहीं, 90 डिग्री पे है। बात समझ में आ रही है? जब 90 डिग्री पे होगा तब क्या होगा? 0 हो जाएगा वो। ठीक है, तो लिखिए इसको, ये लिखो, यदि प्रकाश दर्पण पर लंबवत पड़ता हो तो यह है आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण। देखिए, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? फोटो। जैसे हम क्या हैं? हम बिंब हैं, और मेरा फोटो क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। तो प्रतिबिंब का मतलब हो गया एक, ये प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, पूरे देख लेते हैं। प्रतिबिंब ये 2 प्रकार का प्रतिबिंब होता है।
एक होता है जो वास्तविक होता है, वास्तविक मतलब सच्चो, और एक होता है आभासी, आभासी मतलब झूठो। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है कि वो वास्तविक कटान से बनता है। अब कटान क्या होता है इसको बाद में थोड़ा सा देख, जैसे इसका इमेज इमेज वगैरह बनाने सीखेंगे ना उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में, तो थोड़ा और डिटेल समझ में आएगा। ऐसे समझो कि प्रकाश जो होती है आया और लौट गया, तो इसमें कहीं वास्तविक कटान होता है अगर, तो वो वास्तविक कटान कहलाएगा। उसमें बाद में समझ में आएगा जब दर्पण हम लोग पढ़ेंगे उत्तल अवतल तब, ठीक है ना। अभी इसको छोड़ ही देते हैं, इसको फिलहाल तुम लोग लिख लो और इसको देख लेना। सिर्फ वास्तविक कटान से बनता है, और जब ये रियल रहेगा तो इसको पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, और ये हमेशा होता है उल्टा। अब समझ में आ रहा है बात कि वास्तविक जो होगा वो उल्टा होगा। हम लोगों की आंख में जो फोटो बनती है वो वास्तविक होता है कि उल्टा होता है, क्या बोलते हैं उसको, आभासी होता है, वास्तविक होता है। बात समझ आ रही है? वास्तविक होता है। तो लॉजिक ये है कि सर वास्तविक अगर होता है तो हम लोग को, आप लोग उल्टा काहे नहीं दिख रहे हैं? उल्टा ही तो दिखना चाहिए, क्योंकि नियम यही है कि वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा। लेकिन उल्टा ही होता है, आंख उसको ब्रेन, आंख के पास वो उल्टा ही होता है, पर ब्रेन क्या करता है उस चीज को सीधा करके दिखा देता है तुमको। तो इतना बुद्धित है माथा में, है कि नहीं? और यही काम होता है वहां पे भी, कहाँ पे, सिनेमा हॉल में। उल्टा प्रतिबिंब को वहां भी सीधा करके ही बताता है। बात समझ में आ रही है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक कटान से बनेगा। इसको पर्दा पे प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सिनेमा हॉल वगैरह में जो होता है ओरिजिनल होता है वो, और वो उल्टा होता है। उल्टा होगा उसको सीधा करके बताता है। तो इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा, वास्तविक कटान से बनता है, तो ये वास्तविक कटान से नहीं बनता है, और इसको पर्दा पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और ये सीधा होगा। तो यादें रख लेना एक ही बार में, वास्तविक उल्टा, वास्तविक होगा तो वो उल्टा ही होगा, और अगर यदि वो आभासी होगा तो वो सीधा होगा। बस इसको याद रख लो, इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो हो जाएगा ये वास्तविक प्रतिबिंब आभासी, इसको काल्पनिक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको काल्पनिक भी बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलता है, और ये सारा चीज है। इसका मतलब समझ में अगर आ गया तो बोलिए, नहीं समझ में आया तो बोलिए। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। नहीं ना? इधर ठीक है। चलो, तुम लोग को दिक्कत है? अब कल इसको फिर सुन लेंगे हम, ठीक है, तो याद करके आना है। हाँ सर।